हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, स्टूडेंट केयर चैनल पर यूपी टेट और सी टेट की जो क्लास है स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग सबसे पहले क्लास में क्या करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हो चुके हैं यूपी टेट और सी टेट के, हम लोग उसका पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इससे क्या होगा कि पेपर को लेकर एक हम लोगों के बीच में आधारभूत समझ पैदा होगी और साथ ही साथ एक और बेनिफिट होगा कि देखिए यूपी टेट और सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो अगर हम पूरे पिछले 10 सालों का अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लें, तो हम लोग इतना मान के चलें कि 50 से 60% की तैयारी तो हम लोग की ऐसी ही हो जाएगी। 50 से 60% क्या ऊपर तक, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा ही रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो इसका सिलेबस है एक लिमिटेड है, ठीक है। तो हम लोग आज जो है बाल विकास और शिक्षण विधि के प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। इसमें आप लोगों के बीच में 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी बाल विकास से 30 क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग उसी पैटर्न में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न में आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यूपी टेट की भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे अपने प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन ए है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ऑप्शन सी है, संज्ञानात्मक संकार्य है। और ऑप्शन डी है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सारे के सारे आपके आंसर जो हैं स्क्रीन पे मौजूद हैं, इन्हीं में से आपको कोई एक आंसर चूज करना है। और ये जो बाल विकास में यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ये यूपी टेट का जो सन 2018 का पेपर हुआ था, मैं उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो चलिए मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूँ, इससे ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे सकता। तो चलिए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी संज्ञानात्मक संकार्य है। यानी कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो सीखने की एक प्रक्रिया होती है वह एक संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, ठीक है। कोहलर ने जो है देखिए अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निसंदेह सूझ की एक प्रक्रिया जो होती है संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करने सीखने की प्रक्रिया को अधिक सरल, आसान तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 2 कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन बी है वाक्यों के निर्माण से। और ऑप्शन सी है शब्दों के निर्माण से। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, बाल विकास और शिक्षण विधि में क्या होता है कि ना, सभी के सभी ऑप्शन आपको सही लगते हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो इस ऑप्शन में क्या सही होगा आप लोग फटाफट बताएं, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। यानी किसी भी भाषा को सीखने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है, तो सबसे पहले अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई।
क्योंकि देखिए जो भी बालक है क्या करता है कि पहले वो शब्दों को सीखता है, सब ठीक है, पहले वर्णों को सीखता है, शब्दों को सीखता है, इसके बाद वो क्या करता है, वाक्य बनाना सीखता है, फिर वाक्य सीखता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं। ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन डी जो है सामान्य छात्र, और ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें और बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या सही होगा। ये जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सन 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और जो पेपर हुआ था 18 नवंबर को हुआ था, उसी को हम लोग देख रहे हैं। बाल विकास और शिक्षण विधि का जो प्रश्न पत्र था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट में 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें से 30 जो होता है बाल विकास का होता है, 30 जो होता है आपका मैथ और रीजनिंग का होता है, और 30 जो होता है आपके हिंदी का होता है, और एक जो होता है आपका मतलब हिंदी तो आपको हर हाल में लेना है, 2 ऑप्शनल होते हैं, एक तो हिंदी नेसेसरी होता है, इसके बाद एक और जो पेपर होता है उसमें ऑप्शनल चुन सकते हैं आप, चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं या हिंदी को छोड़कर आप इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं, यानी कोई अन्य भाषा को आप ले सकते हैं। और 5वां जो होता है आपका पर्यावरण का होता है, यानी इन्वायरमेंट का होता है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को आप लोग फटाफट बताइए, और सभी के क्वेश्चन 30-30 होते हैं यूपी टेट की बात की जाए तो चलिए आप फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी सामान्य और विशिष्ट छात्र। यानी समावेशी कक्षा में जो छात्र शामिल होते हैं उसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र जो हैं दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए समावेशी विद्यालय एक मतलब ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ संसाधन कक्षा कक्ष का जो निर्माण करते हैं, जिसमें सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और ऐसे जो कक्ष होते हैं संसाधन युक्त होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। ठीक है, और संसाधन युक्त शिक्षक भी होते हैं। यहाँ विशिष्ट बालक जो होते हैं अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। ऑप्शन ए निरस्ता संबंधी दोष, ऑप्शन बी पठन दोष, ऑप्शन सी गणना दोष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आइए, हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी गणना का दोष। ठीक है, देखिए जब गणना से संबंधित जब किसी बालक को परेशानी होती है तो क्या करता है, वो जोड़ घटाना नहीं कर पाता है, जो मतलब सिंबल होते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग के, उनको वो पहचान नहीं पाता है, मतलब उनको पहचानने में क्या होती है, कठिनाई होती है। साथ में कोई नगद लेन देन में करने में जोड़ने घटाने में भी समस्या होती है, और इसको एक प्रकार की इसको बीमारी कहते हैं, और जो ये बीमारी होती है इसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, तो उसी में ये होता है, गणना संबंधी दोष होती है। तो क्वेश्चन हम लोगों से यही कर रहा है कि अधोलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो कौन सा पद परिभाषित करता है, तो गणना का दोष। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन बी है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, और ऑप्शन सी जो है अलगाववाद, और ऑप्शन डी है संवेदनशीलता। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मात्र 5 सेकंड का समय है, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी संवेदनशीलता। देखिए जो संवेदनशीलता होती है
जो संवेदनशीलता की अगर बात करें तो संवेदनशीलता जो होती है समाज, समुदाय, परिवार, शिक्षक की बात करें या विद्यालय के सब कक्षाओं की बात करें तो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है कि जो समाज है उससे बालक अपने आप को अलग न समझ सके और उसमें समायोजित अपने आप को कर सके। इसीलिए संवेदनशीलता बहुत ही यानी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन संख्या जो है 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है यानी 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी है दैहिक, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है संवेदी। तो आप 5 सेकेंड के अंदर बताइए कि कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। फटाफट आप लोग बताइए। तो चलिए जो हम लोग का जो 5 सेकेंड का समय है पूरा हो चुका है। हम लोग आंसर की तरफ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जो 6ठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज राइट आंसर यानी संवेदी। यानी संवेग का तत्व कौन सा नहीं है तो संवेदी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में जो यानी मानव होता है उस पर 2 स्तर के परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला जो है उसके शारीरिक स्तर पे प्रभाव मतलब बदलाव दिखता है। दूसरा जो है मानसिक स्तर पर उसका बदलाव दिखता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके शरीर में भी चेंजेज आते हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता में भी परिवर्तन आती है। तो होता क्या है कि देखिए शारीरिक स्तर पर जो है क्या परिवर्तन होते हैं। तो क्या करता है कि जो बालक होता है जल्दी जल्दी सांस लेना, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना यानी रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना और अंग संचालन के गति में भी परिवर्तन आ जाती है। जबकि अगर मानसिक स्तर की बात करें तो विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है यानी सुस्त हो जाती है या तो लुप्त हो जाती है। और दूसरी ओर संवेद क्रियाएं जो होती हैं, संवेद क्रियाओं का संवेग पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए आइए हम लोग जो हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग का जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन ए है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन बी है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। और ऑप्शन सी है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। और आपका चौथा ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र में सही क्रम लगाना है कि मतलब कौन सा पहले आता है, ज्ञान आता है कि अनुप्रयोग पहले आता है कि अवबोध आता है कि विश्लेषण आता है, मतलब एक क्रम से इसको सजाना है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, मूल्यांकन आता है। देखिए अगर हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चूँकि सारी की सारी बातें शिक्षण उद्देश्य के बारे में बात हो रही है तो एक थे बेंजामिन एस ब्लूम, उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 क्षेत्र में क्या किया, विभाजित कर दिया। ठीक है, किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में विभाजित किया तो 3 क्षेत्र में विभाजित किया। कौन कौन? पहला क्षेत्र था संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा जो उनका था भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और तीसरा जो क्षेत्र उन्होंने जो विभाजित किया वो मनोयोगात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के रूप में विभाजित किया। फिर उन्होंने क्या किया कि 1956 में जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने 6 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग आपका था ज्ञान, दूसरा भाग था अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पाँचवा जो है संश्लेषण और छठवां जो है मूल्यांकन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है। ऑप्शन ए है स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी है जनतांत्रिक और ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण और ऑप्शन डी है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो आप बताइए कि कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। फटाफट मान लीजिए
सेकेंड के अंदर आपको आंसर देना है, ओनली 5 सेकेंड। तो चलिए, हम लोग का जो 5 सेकेंड का समय पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी स्वेच्छाचारी। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि देखिए, जो अच्छे शिक्षण की विशेषता है भाई, शिक्षा आप दे रहे हैं तो जनतांत्रिक भी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए। या नहीं कि हमेशा आप बच्चों को डांटते रहें, फटकारते रहें या दंड देते रहें। उनको प्यार से भी समझाना पड़ता है, और उनको जो वांछनीय सूचनाएं देना, मतलब जो सूचना आपको देने की आवश्यकता है वो तो देना ही पड़ेगा। स्वेच्छाचारी नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आप स्वेच्छाचारी तौर पे पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। क्लास का कुछ एक रूल रेगुलेशन होता है, आप एक सही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ये थोड़ी नहीं कि आज हमने कुछ और पढ़ा, कल कुछ और पढ़ने लगे। एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में पढ़ना और पढ़ाना होता है। इसलिए ऑप्शन ए मतलब जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए विक्टर ब्रूम, ऑप्शन बी मास्लो, और ऑप्शन सी हर्जबर्ग, और ऑप्शन डी स्किनर। तो फटाफट जो है आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मात्र 5 सेकंड का समय है दोस्तों। हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी विक्टर ब्रूम। यानी अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? तो विक्टर ब्रूम ने दिया। और कब दिया? तो इन्होंने 1964 में दिया। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, और ऑप्शन डी है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी है सूचना प्रक्रियाकरण, और ऑप्शन डी है व्यवहार परिमार्जन। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ मूव करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए, हम लोग का 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी सूचना प्रक्रियाकरण। यानी अग्रिम व्यवस्था का जो प्रतिमान किससे संबंधित होता है? तो सूचना प्रक्रियाकरण से होता है। देखिए, ब्रूस आर जोयस और एक मार्शल वेल थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मॉडल ऑफ टीचिंग। उन्होंने शिक्षण प्रतिमान को क्या किया कि 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग कौन सा था? जो पहला भाग था अंतः प्रक्रिया स्रोत था, दूसरा सूचना प्रक्रियाकरण, तीसरा था व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, और चौथा था व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। ठीक है, तो जो ब्रूस आर जोयस थे और मार्शल वेल थे, उन्होंने शिक्षण प्रतिमानों को 4 भाग में डिवाइड किया। और जो आपका सूचना प्रक्रियाकरण है, उसको भी 4 भाग में बांट दिया। पहला था निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, दूसरा था अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, और तीसरा था आगम प्रतिमान, और चौथा था जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन संख्या 11 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए कौशल स्थानांतरण एक गति है न कि उद्देश्य, ऑप्शन ए रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन बी शाखीय अभिक्रम, और ऑप्शन डी तैयारी और अर्जन। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन का आंसर करें। मात्र 5 सेकंड का समय है। बताइए कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो आइए इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, और ऑप्शन सी है दृश्य से अदृश्य की ओर, और ऑप्शन डी है निगमन से आगमन की ओर। मात्र 5 सेकंड का समय है। बताइए कि कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ओनली 5 सेकंड का समय है।
तो चलिए, हम लोग का 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी निगमन से आगमन की ओर। देखिए, एक राइटर थे हर्बर्ट स्पेंसर और एक और राइटर थे कामेनियस। इन्होंने शिक्षण के निम्नलिखित जो है कुछ सूत्रों का उल्लेख किया, उसके बारे में बताया। पहला है कि सरल से कठिन की ओर, दूसरा है जो आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा जो है आपका अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, और छठवां है दृश्य से अदृश्य की ओर, सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नौवां है मनोविज्ञान का क्रम से तर्क संगत की ओर, और दसवां है अनुभव से युक्त की ओर, और 11वां है प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, तो शिक्षण के कितने सूत्र हैं? लगभग 11 हैं। पहला कौन है? सरल से कठिन की ओर, और जो अंतिम है प्रकृति का अनुसरण, यह जो है अंतिम है। तो चलिए, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का प्रथम पाद होता है। ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी शिक्षण, और ऑप्शन सी योजना बनाना, और ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का प्रथम पद होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी योजना बनाना। यानी सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम पद होता है योजना बनाना होता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है मात्र 36 मिनट का समय होता है उसमें, और सूक्ष्म शिक्षण के जो जन्मदाता जिनको माना जाता है वो हैं A.W. एलन। ठीक है, इन्हीं को जो है सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन संख्या 14 को देखते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी तुलना, और ऑप्शन डी अन्वेषण। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, फटाफट आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। तो चलिए, आइए हम लोग 5 सेकंड का जो समय पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी अन्वेषण। यानी अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या शामिल है? अन्वेषण। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या है कि बोध स्तर पर शिक्षण व्यवस्था में जो है कई भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है अन्वेषण है, दूसरा भाग जो है प्रस्तुतिकरण है, तीसरा जो है आत्मीकरण तथा परिपाक भी उसको कहते हैं, चौथा है वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो बोध स्तर पे जो है शिक्षण को कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 ये कह रहा है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विवेकेंद्रीकरण तथा तभी संभव होगा। ऑप्शन ए जब खंड व सकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ऑप्शन बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, और ऑप्शन सी अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। ऑप्शन ए जो है वो है ए और सी, ऑप्शन बी है ए और बी, और ऑप्शन सी जो है बी और सी है, और ऑप्शन डी जो है ए बी सी है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए शैक्षिक सुधारों में विवेकीकरण कब संभव होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ए बी सी यानी तीनों। यानी कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक सुधार तभी उनका विवेकेंद्रीकरण होगा जब खंड सकुल संदर्भों केंद्रों में भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध हों, और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, और साथ ही साथ जो है स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन, सहकारी संगठन, यानी जितनी भी लगभग संगठनें हैं, समितियां हैं, सक्रिय रूप से मतलब इसमें सहभागिता की तरफ बढ़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
तो क्वेश्चन संख्या 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुप्रक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी स्पर्श संवेदना, और ऑप्शन सी ध्वनि संवेदना, और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष संवेदना। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो 5 सेकंड का समय हो गया है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी ध्वनि संवेदना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ऑप्शन ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी 2 से 7 साल, और ऑप्शन डी 5 से 8 साल। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताइए कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ठीक है, मात्र 5 सेकंड का समय है। चलिए हम लोग का 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 2 से 7 साल। ठीक है, तो देखिए जो पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में कैसे कैसे होकर गुजरता है, उसके बारे में इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है। तो कहते हैं कि अगर संवेगात्मक अवस्था होगी तो वो 2 वर्ष तक की होगी, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 साल की अवस्था तक होगी, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक, और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 15 वर्ष तक होती है। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था की, तो जो वो होता है 2 से 7 साल होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी है विकल्प की कल्पना काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, और ऑप्शन डी है काल्पनिक भयों का अंत। तो फटाफट आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकेंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। तो फटाफट आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। ऑप्शन ए पैवल, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी चोमस्की, और ऑप्शन डी है मास्लो। तो फटाफट आप लोग आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी चोमस्की। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से कौन संबंधित है, तो चोमस्की हैं। ठीक है, उन्होंने ये माना कि जो मानव शिशु के जो प्रत्येक मानव का शिशु होता है, व्याकरण की संरचनाओं का जो एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। कह रहा थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी है संकेत अधिगम, और ऑप्शन डी है स्थान अधिगम। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। मात्र 5 सेकंड का समय है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, 20वें का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी अधिगम के प्रयास एवं भूल। यानी थार्नडाइक ने जो है अपने सिद्धांत को अधिगम और प्रयास के भूल से सिद्ध किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 21 कह रहे गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन सी है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, और ऑप्शन सी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, और ऑप्शन डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं।
और 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, यानी गृह अवस्था जो है एवं विलंब विकास किससे संबंधित है, तो 8 से 10 वर्ष और समाजीकरण से संबंधित है। तो चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रिय अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्ण संक्रिय अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रिय अवस्था, कि ऑप्शन डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप अपने लोग तैयारी को अच्छे से जांच लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस भी सॉल्व हो जाएगा, आपकी तैयारी भी यहीं पर होती रहेगी। तो बताइए कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। स्क्रीन पर आपके ऑप्शन है। तो 5 सेकंड का जो समय है हम लोगों का वो पूरा हो चुका है। हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी मूर्त संक्रिय अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग जो हैं बाल विकास और शिक्षण अधिगम का सन 2018 में जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं इस समय। कह रहा है कि निम्न में से अधिगम के योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है रुचि और ऑप्शन डी है विषय वस्तु का स्वरूप। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, तो चलिए 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी विषय वस्तु का स्वरूप। यानी विषय वस्तु का जो स्वरूप है वो मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन से शामिल हैं, तो अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, व्यक्ति, ये सभी जो है क्या है कि अधिगम के योगदान में मनोवैज्ञानिक कारणों में शामिल है, लेकिन विषय की जो विषय वस्तु है ये चीज़ शामिल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। ऑप्शन ए सहायता परक व्यवहार, ऑप्शन बी है प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी है मूल प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है आक्रामकता की आवश्यकता। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी व्यवहार परक। देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है उसने एक अपनी पुस्तक निकाली जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन एजुकेशन। उसमें कुल 83 नैतिक मूल्यों के बारे में, कुल नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो जैसे मैत्री भाव है, समाजवाद है, विचार है, फिर से भाईचारा है, टीम भावना है, कर्तव्य भावना है, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, ऐसे करते करते जो है 83 नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों का वर्णन उसमें किया गया है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए स्वतः शोध, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी जो है मानसिक वृत्ति और ऑप्शन डी है प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है वो पूरा हो चुका है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी स्वतः शोध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी रास, ऑप्शन सी एबिंगहास और ऑप्शन डी है एमएल बिग्गी। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। देखिए इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। समझ में आ रही है बात। देखिए सीखने के अभ्यास
द्वारा मैंने वक्र द्वारा सीखने के अभ्यास मात्रा, गति और प्रगति के सीमा ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यह कथन जो है गेट्स और उनके कुछ सहयोगी थे, ये उनका है, यानी किसका है? गेट्स का है। तो चूंकि ऑप्शन में गेट्स नहीं है तो इसलिए नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 27, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम और ऑप्शन डी है तत्परता का नियम। मात्र 5 सेकंड का समय है, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें और बताएं कि कौन सा जो है आपका प्राथमिक अधिगम के नियमों में शामिल नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। देखिए जो थॉर्नडाइक हैं वो अधिगम के 3 मुख्य नियमों की बात करते हैं, ठीक है, और 5 गौण नियमों की बात करते हैं। जो 3 मुख्य नियम है, पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा जो है प्रवास का नियम है और तीसरा जो है तत्परता का नियम है। अगर गौण नियमों की बात करें तो पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आपका सादृश्यता का नियम और पांचवा है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी चिंतन कि ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। मात्र 5 सेकंड का समय है दोस्तों, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दें और बताएं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है, हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी व्यवहार, यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 29 कह रहे क्रिया प्रसूत 29 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है समीपस्थ अनुबंध, ऑप्शन बी है नैमित्तिक अनुबंध और ऑप्शन डी है प्राचीन अनुबंध और ऑप्शन डी है चिन्ह अनुबंध। तो फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी नैमित्तिक अनुबंध, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा क्या नाम है? तो नैमित्तिक अनुबंध नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन ए है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऑप्शन बी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन सी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और ऑप्शन डी अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो फटाफट 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें और बताएं। तो चलिए हम लोग का जो 5 सेकंड का समय है पूरा हो चुका है और हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यही ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर कर दें और अपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपके फीडबैक हैं उसको आप ज़रूर हम लोगों को दें कि क्लास कैसा है, इसमें क्या और किया जा सकता है जो आपको और ज़्यादा मार्गदर्शित कर सकें। तो तब